मैं विक्रम सिंह वर्मा। डांडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपना टॉपिक है राजस्थान, जो पटवार के लिए और रीट के लिए, उनके लिए अपन बात कर रहे थे। अपना आज नया टॉपिक चालू होएगा जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के किसान आंदोलन। जो टॉपिक है अपना राजस्थान का किसान आंदोलन, उनकी एक एक डिटेल जो अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ताकि नोट्स भी साथ साथ बनते रहे। तो उनके बारे में, राजस्थान किसान आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन रहा, तोल आंदोलन रहा, इन सभी के आधार पर जनजातीय आंदोलन रहा, इन सबके ही आंदोलन की बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन से पहले अपन बात करेंगे उनकी जो भूमि वगैरह है। राजस्थान में कितने प्रकार की भूमि होती थी, कर वसूला कैसे जाता था, कैसे कैसे कर होती थी, जैसे हमारे कच्ची लागतें, पक्की लागतें वगैरह है, बेघर किसे कहा जाता है, कूता किसे कहा जाता है, इन सब की ही बारे में बात करेंगे। पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर बाद में किसान आंदोलन आएंगे। देखो, राजस्थान में जो भूमि थी वो दो प्रकार की होती थी। एक तो खालसा भूमि और दूसरी जागीर भूमि। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना इस बारे में, ताकि आपको अभी मैटर पूरा तैयार हो जाएगा आपका। जब पटवारी की जब तक एग्जाम रहेगी, जब तक रीट का एग्जाम रहेगा, जब तक। तो देखो, ध्यान देना। राजस्थान के किसान आंदोलन में राजस्थान में दो प्रकार की भूमि होती थी। राजस्थान में दो प्रकार की भूमि होती थी, अर्थात जमीन, भूमि। कितने प्रकार की? दो प्रकार की भूमि होती थी। कहां पर? राजस्थान में। एक भूमि का नाम है खालसा भूमि, खालसा भूमि। एक भूमि का नाम है खालसा भूमि और दूसरी भूमि का नाम है जागीर भूमि, जागीर भूमि। अब ये क्या क्या चीज होती है, दोनों भूमियों के बारे में, दोनों जमीनों के बारे में बात करेंगे कि खालसा भूमि किसे कहते हैं और जागीर भूमि किसे कहते हैं। देखो, खालसा भूमि, जो भूमि खालसा भूमि किसे कहते हैं? जो भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी, शासक के, जो भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी वो तो कहलाती है कौन सी? खालसा भूमि के नाम से जाना जाता है। जागीर भूमि उसे कहते हैं जो भूमि सीधे सामंतों के नियंत्रण में, किसके? सामंतों के नियंत्रण में जो भूमि रहती थी वो भूमि कहलाती है जागीर भूमि कहलाती है। धीरे धीरे आपको याद करना है, किसी भी तरह से इस तरह से होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान में दो प्रकार की भूमि होती है जिसको खालसा भूमि किसे कहा जाता है। जो भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी, जो भूमि सामंतों के नियंत्रण में होती थी, जो भूमि शासक व सामंतों के नियंत्रण में होती थी, उपयुक्त सभी। तो ध्यान देना, खालसा भूमि किसे कहते हैं और हमारी जागीर भूमि किसे कहते हैं। खालसा भूमि, जो भूमि सीधे किसके नियंत्रण में होती है? शासक।
जो भूमि किसके नियंत्रण में होती है, सीधे शासक के नियंत्रण में होती है, वो तो कहलाती है खालसा भूमि। और जो भूमि सीधे सामंतों के नियंत्रण में रहती है वो कहलाती है जागीर भूमि कहलाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको किसान आंदोलन धीरे धीरे किसान आंदोलन पे आएंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बात करेंगे कि राजस्थान में भूमि कर वसूलते थे, वो कितने प्रकार के किस तरह वसूला जाते थे, उनके बारे में बात भी करेंगे भी। भूमि कर वसूल, भूमि भूमि कर वसूल यह वसूली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। देखो, भूमि जब शासक उस टाइम की बता रहा हूं जहां पर कर लोग जो राजा थे जनता से किस तरह से कर लिया जाता था, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, एक है लाटा, एक का नाम है लाटा, एक का नाम है कूता, एक का नाम है बिगोड़ी। ये 3 प्रकार की क्या है, मुख्य रूप से भूमि कर वसूली मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लाटा किसे कहते हैं, कूता किसे कहते हैं और बिगोड़ी किसे कहा जाता है। देखो किस तरह से प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में भूमि कर मुख्यतः किस, क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे एग्जाम के अंदर, कि राजस्थान में भूमि कर वसूली मुख्यतः 3 प्रकार सा नहीं है। तो 3 तो अपन को ये दे देगा, चौथा कोई और दे देगा। तो ध्यान देना, लाटा, कूता और बिगोड़ी 3 प्रकार की ये क्या क्या चीज होती है। लाटा किसे कहते हैं, कूता किसे कहते हैं, बिगोड़ी किसे कहते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखो लाटा मैं आपको ऐसे बता देता हूं, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। लाटा उसे कहा जाता है कि किसान है, किसान की पूरी तरह से अपनी फसल पकने को पूरी तैयार हो गई है, खड़ी है, खड़ी फसल पूरी तरह से पकने को तैयार हो गई है। वो किसान क्या करेगा, ठाकुरों के पास में ठाकुरों को सूचना देगा कि हमारी फसल पूरी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो ठाकुर क्या करेगा, ठाकुर कोई उच्च अधिकारी को, जो कर वसूलते थे जमीनों से, जो कर वसूला जाता था, वो ठाकुर उच्च अधिकारी को किसान के खेत में भेजा जाता था। और वो उच्च अधिकारी किसान के खेत में जाकर खड़ा होकर वो क्या करवाता था, फसल कटवाता था। उसके सामने आंखों देखे बता रहा हूं, जो सामने खड़ा होकर वो फसल कटवाता था। और जब फसल पूरी तरह से कट जाती थी तो उसको जब किसान लोग इकट्ठा करने के बाद में जब वो तोल कर वो अपना जो कर कितना था, कितना % लेते थे, वो कर वहां पे अपने ठिकाने के अंदर ले जाते थे। वो कहलाती है क्या, लाटा के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुन लो, एक किसान और किसान उसके खेत के अंदर पूरी तरह से उसकी फसल पूरी तरह से पककर पूरी तरह से तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद में वो क्या करता है, किसान ठिकाने को जाके सूचना देता है। ठिकाने को सूचना ये देता है कि मेरी फसल खेत के अंदर पूरी तरह से पक गई है, पकने के बाद में अर्थात कटने योग्य हो गई है। उसको जाके कोई ठिकाना जब उच्च अधिकारी को भेजता है, उच्च अधिकारी के सामने वो कटाई होती है खेतों की। और खेतों की जब कटाई होने के बाद में जब अनाज पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाता है तो वो ठिकाना जो उच्च अधिकारी है वो अपने नाप तोलकर, जो अपने तोलकर बंटवारा कर वो कितना कर लेता था, वो कहाँ पे ले जाता था, अपने ठिकाने के पास में ले जाता था, जो उच्च अधिकारी था। ये तो कहलाता है लाटा के नाम से जाना जाता है। कूता किसे कहा जाता है, ये तो लाटा के बारे में बताइए। कूता किसे कहा जाता है, कूता उसे कहा जाता है एक किसान
एक किसान जो अपनी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है और तैयार होने के बाद वो ही ठिकाने के पास जाता है और ठिकाने का एक जो उच्च अधिकारी है उसको खेत में भेजता है और खड़ी फसलों का तो खड़ी फसल है, जो खड़ी फसलों का कहते हैं कि मेरा इतना रहेगा कि 100% में से मेरा 25% रहेगा, 50%, अतः खड़ी फसलों का मोल तोल करने के बाद में जो कर वसूला जाता था वो कहलाता है कूता के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनो, कूता कर किसे कहा जाता है? कूता कर उसे कहा जाता है कि किसान को लगता है कि मेरी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है और वो बाद में किसान ठाकुरों के पास जाता है और ठाकर एक उच्च अधिकारी को भेजता है और उच्च अधिकारी खड़ी फसलों का अंदाजे से लेकर कहता है कि मेरा इतना % है, 100 में से इतने, एक बीघे के अंदर से अर्थात 1 एकड़ की जमीन से मेरी इतनी %, 25%, 50% जितना लेता है वो कूता के नाम से जाना जाता है। बिगोड़ी किसे कहा जाता है? बिगोड़ी उसे कहा जाता है जो, देखो, एक तो इसमें होता है भोग कर, एक होता है भोग कर कि जो कोई राजा किसान से वस्तु के रूप में जो कर लिया जाता था, ओनली किसके रूप में है? वस्तु के रूप में। वस्तु के रूप में जो कर लिया जाता था वो तो कहलाता है भोग कर। वस्तु के रूप में जो कर लिया जाता था वो तो कहलाता है भोग कर, और जो रोकड़ के रूप में लिया जाता था वो कर, वो कहलाती है बिघोड़ी के नाम से जाना जाता है। अर्थात रोकड़ के रूप में जो रकम ली जाती थी, जो कर लिया जाता था वो भिगोड़ी के नाम से, और वस्तु के रूप में लिया जाता था वो किसे? भोग कर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह आपको समझ में आ गई हो गई। देखो, कर वसूली, भूमि कर वसूली मुख्यतः पूछ रहा हूं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लाटा, कूता और बिघोड़ी। लाटा के बारे में बताया, कूता के बारे में बताया, बिघोड़ी के बारे में बताया और भोग कर के रूप में बताया। तो इस तरह ध्यान देना, भूमि कर वसूली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आगे अपन चलते हैं। देखो, आगे देखो, बात करते हैं लागतें। देखो, जो किसान आंदोलन इनके बारे में हुआ है, राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए हैं, जो कर वसूली लिए जाते थे शासक जो लेते थे किसानों से, और किसान क्या करते थे? आंदोलन करते थे। तो उन आंदोलन के बारे में बात करते हैं कि लाटा, कूता, बिघोड़ी ऐसे कर लिए जाते थे। लागतें, अब देखो, लागतें जो भी राजस्थान में किसान आंदोलन हुए, लागतें कोई कच्ची पक्की लागतें होती है, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे कैसे, किस तरह से। लागतें भी राजस्थान में 2 प्रकार की होती है। लागतें राजस्थान में लागतें 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती थी। 2 प्रकार की होती थी। देखो कैसी कैसी होती थी राजस्थान में लागतें। ओनली मैं लागतें के ही बारे में बात कर रहा हूं। लागतें अर्थात जो कर वसूली लिया जाता था। देखो, एक तो है लाग बाग बेगार, लाग बाग लागतें, लाग बाग बेगार लागतें। एक होती है बेघर लागतें, बेघर लागतें। दोस्तों, ध्यान से देखना क्या होती है। इन्हीं के बारे में राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं, इन्हीं के बारे में किसान आंदोलन इस तरह से हुए हैं। लाग बाग या बेघर लागतें के बारे में, लाग बाग लागतें कैसी होती है, बेघर लागतें कैसी होती है। देखो,
लाग बाग लागते कैसी होती है? लाग बाग लागते भी ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। देखो कैसे? एक तो है कच्ची लागत, कच्ची लागत, और दूसरी है पक्की लागत, पक्की लागत। किसे किसे कहा जाता है कच्ची लागतें और पक्की लागतें? देखो वही बात बता रहा हूं। लागतें कच्ची लागतें एक तरह की वस्तु के रूप में, किसके रूप में? वस्तुओं के रूप में ये लागतें ली जाती थी। कच्ची लागतें जो ली जाती थी किसानों से, जो शासक या राजा थे, वो वस्तुओं के रूप में ली जाती थी। पक्की लागतें किसे कहा जाता है? जो नगद नगद रोकड़ रोकड़ के रूप में ली जाती थी, वो पक्की लागत के नाम से जानी जाती है। मैं दोबारा बता रहा हूं, राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, वो ध्यान देना, लाग बाग लागते या बेघा लागते के ही, इनके ही बारे में क्या हुआ है? आंदोलन हुए हैं। तो ध्यान देना, लाग बाग लागते दो प्रकार की होती है, कच्ची लागते और पक्की लागते। तो ध्यान देना, कच्ची लागतें जो कर लिया जाता था वस्तु के रूप में, केवल कच्ची लागतें में। पक्की लागत में जो नगद रोकड़ के रूप में किसानों से शासक लेते थे, वो कहलाता है पक्की लागतें। जैसे नगद रोकड़ के रूप में मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन में सन 1903 के अंदर जो ठाकुर कृष्ण ने जो जो 5 रुपये चवरी कर लगाया था, आपको पता है कि पढ़ा भी होगा कि चवरी कर लगाया था। चवरी कर के अंदर से क्या होता था कि जो भी वहाँ की जो लड़की है, जो शादी अर्थात लड़की की शादी के अंदर 5 रुपये वसूल करना, वो पक्की लागत के अंदर आती है। तो ऐसी ऐसी लागतें भी वहाँ के लोगों ने की है। अगली बात है बेघा लागतें। अर्थात देखो, बेघा लागतें किसे कहा जाता है? बेघा लागतें असाधारण परिस्थितियों में जो लागतें ली जाती थी, वो बेघा लागतें कहा जाता है। असाधारण परिस्थिति कौन कौन सी होती जो राजा लेते थे? देखो, एक तो होता है युद्ध के समय। किसके समय? युद्ध के समय। भाई युद्ध के समय लेते थे। भाई राजाओं शासकों के पास में, राजाओं के पास में सेना इकट्ठा होती थी। इकट्ठा होने के बाद में उनके पास में इतना धन नहीं होता था, तो वो कहाँ से कर प्राप्त करते थे? किसानों से प्राप्त करते थे। अथवा बेघा लागतें कहाँ से? जैसे युद्ध के समय लिया जाता था, या फिर युद्ध के उपरांत अर्थात पश्चात कह सकते हैं, उपरांत। युद्ध के उपरांत का मतलब युद्ध होने के बाद में, जैसे राजा को या शासकों को किसी तरह से हानि हो गई, और हानि हो गई तो राजा फिर किस तरह से वो अपनी सेना को रखेगा, किस तरह उनको खान पीन देगा, घोड़े को कुछ खिलाएगा, और राजाओं के लिए भी कुछ खान पीन रहेगा। तो वो कर वसूली कहाँ से करते थे? किसानों से करते थे। तो युद्ध के पश्चात जो हानि होती थी और राजाओं के पास में कुछ शेष नहीं बचता था, तो किसानों से क्या करता था? कर वसूले लिए जाते थे। तो वो बेघा लागत था युद्ध के पश्चात भी। असाधारण परिस्थितियों मतलब जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही इसमें बेघा लागत में ली जाती थी। युद्ध के समय, युद्ध के उपरांत, या फिर कोई अकाल वगैरह पड़ जाता है, अकाल के समय भी ली जाती थी। या फिर कोई अन्य परिस्थितियां होती थी,
उनके बारे में भी बेघा लागतें ली जाती थी। तो दोस्तों इस तरह से लागतें भी दो प्रकार की, कच्ची लाग बाग लागतें और बेघा लागतें। तो इस तरह से ध्यान देना, लाग बाग लागतें दो प्रकार की होती है, कच्ची लागतें, पक्की लागतें। कच्ची लागतें का मतलब होता है वस्तु के रूप में लेना किसानों से कर, पक्की लागतें का मतलब होता है नगद रोकड़ के रूप में लेना। बेघा लागतें असाधारण परिस्थितियों, क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएगा कि असाधारण परिस्थितियों में जो लागतें ली जाती थी वो किस नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन दोबारा सुनो, राजस्थान में असाधारण परिस्थितियों में जो कर लिया जाता था, जो लागतें ली जाती थी वो किस नाम से जानी जाती थी। आंसर रहेगा बेघर लागतें। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि लागतें कर, मैं जितने भी किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा आपको, जितने भी किसान आंदोलन अपने लोग पढ़ेंगे तो ये लागतें ही आएगी। उसमें ध्यान देना कि कारण क्या था क्या नहीं था। कारण यही था जो किसान आंदोलन राजस्थान में होंगे, वो सारे कारण इसी के तहत आएंगे। तो अपन अब किसान आंदोलन की बात करेंगे कि किसान आंदोलन सब शुरू कहाँ से हुआ, कौन सा कब कब हुआ, उनका सन वगैरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से सन से कौन से मध्य तक चला था। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, अपन जो किसान आंदोलन चलेंगे वो अपन अभी चलाएंगे। देखो जो अपना पहला किसान आंदोलन है उसके बारे में बात करेंगे कि पहला किसान आंदोलन है राजस्थान का। राजस्थान का किसान आंदोलन में पहला जो अपन किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं वो रहेगा बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन, सबसे जो एग्जाम की दृष्टि से जो ज़्यादा किसान आंदोलन में पूछा जाता है वो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज वो भी आप पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो जाएगा। इसलिए गौर से सुनना, गौर से ध्यान देना कि किस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन अपन पढ़ेंगे। देखो बिजोलिया, पहले बिजोलिया का जो प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या नाम था? प्राचीन नाम। देखो दोस्तों मैं आपको पहले ये बता देता हूं इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। बिजोलिया के अंदर सबसे पहले अपन कब से कब तक चला था ये किसान आंदोलन। भारत का एक ऐसा किसान आंदोलन, कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो सबसे लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था। ऐसा भारत में ऐसा कोई सा भी किसान आंदोलन चला था, कितना चला था? 44 वर्ष तक ऐसा चला था किसान आंदोलन ये वाला। ऐसा भारत में ऐसा कोई, भारत का सब क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। कि इसमें कौन सी जाति के थे, सबसे पहले इसके संस्थापक कौन थे, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, बिजोलिया की स्थापना किसने करी थी, किसके द्वारा की गई थी, किसको शासक बनाया गया था, किसको जागीर दी गई थी। तो उन्हीं के बारे में सारी अपन डिटेल की बात करेंगे। ध्यान देना ये बात के लिए, और ध्यान देना कि कौन कौन सा कब तक कितने चरणों में पूरा हुआ था किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन कौन इसने भाग लिया था, कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था, कब ये इसके कौन कौन से सहयोग दिया था, उनकी सबके बारे में बातें करेंगे। देखो बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयावल्ली। पहले इसे विजयावल्ली के नाम से जाना जाता था। एक है बिजोलिया की जो एक, वो ध्यान देना, एक ऊपर माल
ऊपर माल का ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है बिजोलिया के ही कि इसके ऊपर माल का प्राचीन नाम क्या था। ध्यान देना, इसका है उत्तमाद्रि। क्या नाम है? ध्यान देना, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान देना बहुत, इसलिए एक एक चीज को आप देखता जाना कि ऊपर माल का प्राचीन नाम क्या है, उत्तमाद्रि। बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, कौन से जिले के अंदर हुआ था? क्वेश्चन आ जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा लिख देता हूं मैं, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के भीलवाड़ा जिला, ध्यान देना, भीलवाड़ा जिले में हुआ था। कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? तो ध्यान देना, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। बिजोलिया, आगे बात करेंगे कि बिजोलिया जो सबसे पहले बिजोलिया की जो स्थापना, ओनली मैं बिजोलिया की स्थापना की बात कर रहा हूं, किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा कि किसान आंदोलन के संस्थापक कौन थे। मैं कहना चाह रहा हूं कि बिजोलिया के संस्थापक कह दो, ये जनक कह दो, संस्थापक कौन था? उस व्यक्ति का नाम था अशोक परमार। अशोक परमार का मैं सभी डिटेल से बात करेंगे। अशोक परमार का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? गजनेर। कहां पे हुआ है? गजनेर। गजनेर वर्तमान में कहां पड़ता है? ये यूपी के अंदर स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक परमार का जन्म गजनेर में कौन से राज्य के अंदर हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था? ध्यान देना, आपको इतना सा ध्यान देना कि अशोक परमार का जन्म गजनेर के अंदर, और गजनेर पड़ता है कहां पे? वर्तमान में यूपी के अंदर स्थित है। अशोक परमार को जो जागीर दी थी, ये बिजोलिया जागीर दी थी। अशोक परमार को जो जागीर दी थी, जागीर अर्थात एक तरह के आपको बख्शिश में, ऐसे कह सकते हैं कि जो बख्शिश में दी थी, अशोक जागीर को जो बिजोलिया बख्शीश में जो जागीर दी थी, उसका नाम था महाराणा सांगा। क्या नाम है उसका? महाराणा सांगा। यहां पे बिजोलिया किसान आंदोलन, आपको एक बार दोबारा डिटेल से बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति के लोग थे? क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देना कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति के थे? सर्वाधिक कौन सी जाति के जो भाग ले रहे थे आंदोलन में, वो है, ध्यान देना, धाकड़ जाति के। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के लोग इसके अंदर कहां पे? बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे। देखो, दोबारा एक बार देख लो। बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयवल्ली। ऊपर माल का प्राचीन नाम है उत्तमाद्रि। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? ध्यान देना, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? भीलवाड़ा, जो राजस्थान के हमारे दक्षिण भाग के अंदर है। आपको ध्यान देना, जीके याद करनी है। जीके याद करने से पहले आपको चाहे ज्योग्राफी याद करो, चाहे आप इतिहास याद करो राजस्थान का, ये ध्यान देना, सबसे पहले अपना मैप अर्थात पूरी तरह से याद होना चाहिए। और मैप याद करने के लिए आपको ध्यान देना कि किसी भी तरह से मैप याद करना है कि एक बार नज़र से निकालो कि कौन सा जिला कौन से जिले के पास में पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके समीप है। तो इस तरह से आपको दिमाग में इस तरह रखना है कि ध्यान देना, तो मैप याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक मैप लो, मैप के अंदर रूल रबड़ होगी आपके पास में, उसको एक बार उसको ध्यान से देख के लिखो कि कौन सा जिला किसके समीप है।
बाद में कौन कौन से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा जिला आएगा, मध्य में कौन सा आएगा, उत्तर के जो जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के पास में कौन सा, गंगानगर है, गंगानगर के पास में कौन सा जिला आएगा जैसे हनुमानगढ़। तो इस तरह से रूल से उसे मिटाते जाओ, फिर लिखो, फिर मिटाते जाओ, तो इस तरह से आपको मैप याद होगा। तो दोस्तों जीके याद करने का सबसे बेहतर तरीका, अगर आपके दिमाग से कोई क्वेश्चन आंसर निकल भी जाता है तो ध्यान देना मैप के अकॉर्डिंग उस आपको दिमाग एग्जाम में अपने आप आ जाएगा कि यार ये इसका आंसर ये है। तो ये इतना सा ध्यान देना। ध्यान देना, बिजोली के संस्थापक कौन है? अशोक परमार। अब अशोक परमार कैसे है, किस कारण से है? देखो, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ एक युद्ध हुआ था, वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध पड़ता है कहां पर? भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंदर, वहां पे युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। उस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा के सभी राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था। महाराणा सांगा का साथ यूं दिया था क्योंकि यहाँ के शासक, राजस्थान के शासक ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी धर्म का लोग जो हमारे राजस्थान के अंदर शासक करे। इसलिए महाराणा सांगा के राजस्थान के जितने भी शासक थे, जहां पे छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर शासक फैल रहे थे, उन्होंने महाराणा सांगा के साथ दिया था। महाराणा सांगा के साथ देने के बाद में एक अशोक परमार, जो कहां का था? ये भरतपुर का था। भरतपुर के अंदर पहले गजनेर जो पहले था, जब युद्ध के समय, खानवा का युद्ध के समय, तो गजनेर उस समय कहां पे स्थित था? ये भरतपुर में स्थित था। कहां पे स्थित था? ये भरतपुर में स्थित था। लेकिन वर्तमान में गजनेर कहां पे है? यूपी के अंदर। जब कहते हैं कि महाराणा सांगा ने, जब अशोक परमार ने सहयोग दिया था, महाराणा सांगा का सहयोग दिया था, तो महाराणा सांगा ने कह दिया कि बख्शिश में कि आपको वहां पे मेरे क्षेत्र के अंदर, जो महाराणा सांगा मेवाड़ में जब शासक था उस समय, महाराणा सांगा ने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर आपको एक छोटी सी जागीर आपको बख्शिश में दूंगा। वो बख्शिश अर्थात वो एक तरह की जो मान लो जो इनाम में दी है, वो कौन है? बिजोलिया था। तो बिजोलिया के जो संस्थापक कहूंगा, ओनली बिजोलिया के किसान आंदोलन की बात नहीं करा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक कोई और था, उस व्यक्ति का नाम है साधु सीताराम दास। लेकिन मैं बिजोलिया के संस्थापक वो व्यक्ति का नाम है अशोक परमार था। अगली बात है, इसलिए महाराणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया क्या दिया था? बख्शिश में दिया था। इसलिए बिजोलिया के जो संस्थापक माना जाता है अशोक परमार। अशोक परमार का जन्म गजनेर में, गजनेर वर्तमान में यूपी में, और उस समय जब अशोक परमार जब खानवा का युद्ध महाराणा सांगा का साथ दिया था, तब गजनेर कहाँ पे था? भरतपुर के अंदर था। अगली बात, बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो सर्वाधिक जो जाति पूछी जाती है कि सर्वाधिक कौन सी जाति के लोग थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति के लोग थे? तो धाकड़ जाति के लोग थे। इतना आपको याद करना है। आगे चलते हैं दोस्तों।